वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का तरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में साथ। वीतराग विज्ञान का घर घर होय प्रसार। देखिए, जैसा कि कल आपसे कहा था कि सुबह तो आपकी जो है बालबोध 1 2 3 सिद्धांत की कक्षा रहेगी, और अभी 4 बजे से 5:30 बजे तक इस शिक्षण पद्धति की कक्षा है, जिसमें हाउ टू टीच जैनिज्म, जैन दर्शन को हम किस प्रकार से आसानी से सामने वाले को समझा सके, उसके गले में उतार सके, ऐसी विधि की कक्षा ये आपकी है। इसलिए मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अरहंत और सिद्ध, इन दोनों में कौन बड़े हैं? बोलो। सिद्ध बड़े हैं, लेकिन पहले हम नमस्कार किसको करते हैं? अनंत। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके द्वारा उपदेश प्राप्त करके, समझ करके हम भी उनके जैसे हो जाते, अपना हित कर लेते ना। इसलिए वो उपदेश देने वाले का उपदेश इस प्रकार का होता है कि वो सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। वो पद्धति हमें यहाँ सीखने हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इस पद्धति को सीखोगे तो ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। कल आपको मंगलाचरण के अर्थ के बारे में बात हो गई थी। अभी थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लूं, वो मंगलाचरण आपके पास, सबके पास पुस्तक भी है। उस मंगलाचरण के पहले दोहे में मुख्य रूप से क्या बात आई है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर दे। वैसे अगर कोई बोल रहा है, हाँ बोलिए। हाँ बोलो बोलो। मंगलाचरण के 3 दोहे हैं, उसमें पहले दोहे में कौन माइक वो बोल रहा बच्चा? बोलो। जो आत्मा का ज्ञान है वो ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कल थोड़ा इसके बारे में समझाया भी था, कोई बात नहीं, बैठ जाए। वो ये वीतराग विज्ञान का घर घर प्रचार प्रसार हो, ऐसी हमारी भावना है। क्यों? वीतराग विज्ञान का घर घर प्रचार प्रसार होवे, क्यों ऐसी हमारी भावना? क्यों? क्योंकि जितने भी हम लोग जैन समाज के साधर्मी जन हैं, उनके जीवन में सदाचार और नैतिकता के जीवन के प्रति प्रेरित हो हम लोग। बराबर। तत्व ज्ञान के माध्यम से हमारा जीवन सदाचार युक्त, नैतिकता से परिपूर्ण हो, इस अपेक्षा से घर घर वीतराग विज्ञान, तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, ये भी बात है। और दूसरी बात, सभी उसमें आया था ना कि वीतराग विज्ञान ही 3 लोक में सार, कि ऐसा वीतराग विज्ञान। तो वीतराग विज्ञान का अर्थ क्या है, ये भी अभी आपको थोड़ा और स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। परंतु वो वीतराग विज्ञान ही 3 लोक में सारभूत तत्व है, सारभूत चीज है। ये बात हमें समझ में आना चाहिए, हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, तभी हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न होगी कि हम भी इसके कारण से सुखी हुए और अन्य सारे जगत के जीव भी इसी वीतराग विज्ञान का सहारा पा करके वे भी सुखी होवें। ऐसे मंगलाचरण के बाद अब उसका प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है, शिक्षा के माध्यम से कैसे होता है, वो शिक्षण की पद्धति की क्या कला है, उसकी बात अभी अपन यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। कल अपन ने चर्चा की थी, मंगलाचरण का अर्थ किया था ना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो शेष सभी अज्ञान क्यों है, इस बात का अपन ने तर्क बताया था कि हमारा जो उद्देश्य होता है
उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो ज्ञान आवश्यक है वह ज्ञान है। और जो ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, परंतु जो हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए साधक नहीं है वो हमारे लिए ज्ञान नहीं, अज्ञान ही है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? आत्मा का कल्याण करना, परम सुख की प्राप्ति करना। और परम सुख की प्राप्ति में आत्मा के कल्याण करने में कौन सा ज्ञान साधक है? आत्मा का ज्ञान। वो आत्मा का ज्ञान है, उसका नाम है वीतराग विज्ञान। इसलिए हमारे लिए तो सिर्फ वीतराग विज्ञान ही ज्ञान है और दुनिया का कोई ज्ञान हमारे लिए ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। क्लियर हुआ? और भगवान बनने का उपाय क्या है? भूतकाल में जो भगवान बने हैं, अभी जो भगवान बन रहे हैं और भविष्य में जो बनेंगे, एकमात्र वीतराग विज्ञान के आश्रय से ही बने हैं, बन रहे हैं और बनेंगे। बने हैं वो तो ठीक है, पर हमने सुना है कि अंतिम तीर्थंकर तो 24वें तीर्थंकर महावीर वो तो 2500 साल पहले हुए और उसके बाद भी 8 लोग और मोक्ष गए हैं और उसके बाद तो कोई मोक्ष गया नहीं। तो फिर ये बन रहे हैं वाली बात कहां आई? बन रहे हैं ये बात सच्ची है क्या? बताओ, आप बताओ। विदेश क्षेत्र में भगवान बन रहे हैं। हाँ, ये नियम है, ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही जाते हैं। तो ये अलग बात है कि यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम काल वर्त रहा है, यहां से नहीं, परंतु विदेश क्षेत्र में तो वो प्रक्रिया विद्यमान है। अभी 20 तीर्थंकर वहां अर्हंत अवस्था में विद्यमान है और सदा काल रहते हैं। इसलिए बने, बनेंगे और बन रहे वीतराग। अच्छा, और हमारा उद्देश्य क्या है? क्योंकि 3 लोक में एकमात्र वीतराग विज्ञान ही सार है और इसलिए हमारा उद्देश्य है वीतराग विज्ञान का प्रचार और प्रसार करना। और वीतराग विज्ञान का प्रचार और प्रसार कैसे होगा? शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि, अगर हमें शिक्षा किसी को देनी है तो व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए। देखिए, अगर साइकिल नहीं होती, किसी ने साइकिल नहीं बनाई हुई होती और आपने साइकिल चलती हुई नहीं देखी होती रोड पर, तो क्या आप कल्पना कर सकते थे कि ऐसी कोई साइकिल हो सकती है और चल सकती है? आप कहते क्या बात करते हो, हंसने की बात है, ये 2 पहिए की साइकिल कैसे खड़ी रहेगी, ये तो गिर जाएगी। हम लोग अपनी बुद्धि से अगर विचार करते तो हम तो हंस करके उड़ा देते कि ये साइकिल क्या चलेगी, ये तो गिर जाएगी क्योंकि ये 2 पहिए की है। परंतु चूंकि हमने उसे बनी हुई साइकिल देखी है और चलती हुई देखी है, इसलिए हम इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि ऐसी साइकिल चल सकती है। तो जिसने वो साइकिल की परिकल्पना की और रिसर्च करके साइकिल बनाई, डिजाइन की, वो तो हुई व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि, वो तो हुआ उसका विज्ञान। परंतु जिसने, दादा कहा करते थे कि जिसने साइकिल बनाई है, हो सकता है उसको साइकिल चलानी नहीं आती हो, वो साइकिल नहीं चला सकता हो, क्योंकि वो तो बैठ करके चिंतन करने वाला वैज्ञानिक था, वो कोई कलाकार नहीं था। और दादा कहते थे कि सर्कस का वो कलाकार है, वो 1 पहिए की साइकिल चलाता है, दोनों हाथ छोड़ करके साइकिल चलाता है, आंखें बंद करके साइकिल चलाता है, दुनिया भर के करतब दिखाता है, परंतु
उसको साइकिल के किसी पुर्जे का नाम ही मालूम ना हो, साइकिल का कोई विज्ञान मालूम नहीं, तो वो साइकिल का कलाकार है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ये पढ़ाने का विज्ञान समझ करके और उसकी प्रैक्टिस करना है, उसका नाम कला। हमें विज्ञान को समझना है और उसकी कला को अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि हम जो ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, कौन सा ज्ञान, सब साथ में नहीं बोलेंगे। ये शिक्षण पद्धति का पहला नियम है। सवाल तो हम पूछेंगे सामूहिक, एक साथ, क्योंकि मैं पहले इनको खड़ा कर दूं और फिर पूछूं सवाल, तो क्या होगा, तो क्या होगा, बाकी सब लोग निश्चिंत हो जाएंगे 2 मिनट के लिए कि ये आफत तो हमारे ऊपर से तो टल गई, वो तो इसके ऊपर पड़ी है, हमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। इसलिए सवाल तो हम पूछेंगे सबसे, तो सबका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए उसका जवाब, और फिर हम किसी को खड़ा करके पूछेंगे कि भाई तुम जवाब दो, तो उसको जवाब देना। ये नियम है अपनी कक्षा का, इसमें भी चलेगा, और आप जब आगे जाओगे पढ़ाने को तब आपको भी इस नियम का पालन करना है। सवाल हमेशा सामूहिक होगा और जवाब हमेशा व्यक्तिगत होगा, ठीक है ना। तो हमें वह प्रैक्टिस करके और एक कुशल शिक्षक बनना है। और ये जो वीतराग विज्ञान है, इसके प्रचार प्रसार के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो हमने कल चर्चा की थी 3 पॉइंट्स की, कि हमें ऐसे योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है जो बालकों में वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत कर सकें। और ये जिज्ञासा जागृत करने का काम सिर्फ जिंदगी में एक बार का नहीं है। एक बार जिज्ञासा जागृत करेंगे आप, वो तो इसलिए जरूरी है कि वो आपकी क्लास में पढ़ने को आए, एडमिशन लेवे एक बार। परंतु अगर आपने एक बार उसको, अच्छा तुम सुबह सुबह कहां जाते हो, मंदिर में, मंदिर में क्यों जाते हो, भगवान के दर्शन करने। भगवान कौन है, वे भगवान कैसे बने, तुम्हें पता है, पता नहीं है। तुम्हें जानना है भगवान कैसे बनते हैं, हाँ जानना है ना। तुम्हें भगवान बनना है, हाँ बनना है। भगवान बनने की विधि सीखनी है, हाँ सीखनी है। तो चलो हमारे साथ पाठशाला, वहां पर लोग बताते हैं कि भगवान क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आपने उसके अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी, तो वो आकर के रजिस्ट्रेशन करा लेगा, आपकी पाठशाला में भर्ती हो जाएगा। परंतु ये जिज्ञासा पैदा करने का काम वन टाइम इवेंट नहीं है, सिर्फ जीवन में एक बार करने का काम नहीं है। एक बार जिज्ञासा उत्पन्न की तो क्लास में भर्ती हो गया। अब आपको भर्ती होने के लिए एक बार जिज्ञासा पैदा की, अब वो रोजाना आता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप उसे रोजाना जिज्ञासा पैदा करते रहो। आज एक पाठ पढ़ाया तो कल वो आए, इसके लिए उसे दोबारा आपको जिज्ञासा पैदा करनी है कि दौड़ करके कल पाठशाला में आए। क्योंकि जमाना बहुत बड़े कंपटीशन का है, दिन में 24 घंटे हैं और ज्ञान पेलने वालों की दुकानें बहुत खुली हुई हैं। अगर आपके पास 124 घंटे हो तो भी कम पड़ेंगे। टीवी पे कितने चैनल हैं और हर एक में एक से एक बढ़कर कार्यक्रम आते हैं, और थिएटर में एक से एक अच्छी मूवी आती है, और दुनिया भर के आपके गांव में क्लब होंगे और दूसरी चीजें। तो फुर्सत में कोई नहीं है, उनके पास में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। उन सबको छोड़ करके वो आपके पास क्यों आए? उसके लिए आपको उसमें डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा करनी पड़ेगी, बहुत तीव्र
इच्छा पैदा करने की, नहीं नहीं ये काम तो मुझे करना है, और वो एक बार आप बुद्धू बना करके बड़े बड़े वायदे करके ले आए और फिर उसमें माल नहीं मिला तो वो आपसे बंधा नहीं है, चिड़िया उड़ जाएगी दूसरे दिन। तो उसको हमें बांध करके भी रखना है, और वो तभी हो सकता है कि सचमुच में हमारे विषय पर मास्टरी हो। दो योग्यताएं चाहिए, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उस पर हमें मास्टरी चाहिए, उस सब्जेक्ट के हम बहुत अच्छे ज्ञाता हों, और दूसरे जो बात हम पढ़ा रहे हैं वो आपके किस काम की है, उससे आपका क्या फायदा होगा, ये बात हम स्थापित कर दें कि ये जो बात हम कर रहे हैं ना ये आपके बहुत काम की है, तो वो यहां आएगा। क्योंकि जगत में किसी प्रयोजन के बिना कोई काम नहीं करता है। ये जो आप अभी अपना आसन बदल रहे हो ना, हिलडुल रहे हो, क्यों बदल रहे हो? बोलो क्यों बदलता है कोई आसन, बताओ। क्योंकि पैर दर्द करने लगते हैं तो आसन बदलते हैं। हाँ, हम अपना छोटे से छोटा काम किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं, बिना प्रयोजन के हम कोई काम नहीं करते हैं। तो जो विषय वस्तु हमें पढ़ानी है हमें बताना पड़ेगा, और सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। सामने वाले के हृदय में ये बात उतर जानी चाहिए, उसे स्वीकार हो जाना चाहिए कि हां इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, तो वो आपकी बात सुनने को आएगा। आपने नाम सुना होगा पंचतंत्र का। किन किन लोगों ने पंचतंत्र का नाम सुना है, हाथ खड़ा करें। वाह, बहुत कम लोग हैं। पंचतंत्र दुनिया की एक ऐसी किताब है जो दुनिया की सभी भाषाओं में जिसका ट्रांसलेशन हुआ है, और सभी लोग, सभी बच्चे पंचतंत्र की कहानियां, भले पंचतंत्र का आपने नाम नहीं सुना है, पंचतंत्र की कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी। वो क्या है? बहुत संक्षेप में बताता हूं। एक विष्णु शर्मा नाम के विद्वान थे, एक राजा थे, उनके 100 बच्चे थे, और वे 100 बच्चे एक से बढ़कर एक नालायक। उनको कंट्रोल में करना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि करेला और नीम चढ़ा। एक तो वे स्वभाव से शैतान थे और फिर राजा के बेटे थे, कोई उनके ऊपर अनुशासन तो कर नहीं सकता था, डांट डपट नहीं सकता था, मारपीट नहीं कर सकता था, तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं आते थे। राजा खुद उनसे परेशान हो गया और बहुत कोशिश की उनको सिखाने, पढ़ाने, समझाने की, परंतु बात बनी नहीं। तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति मेरे इन बच्चों को पढ़ा देगा उसको मैं, राजा लोगों के बारे में, उनके पास में बस राज होता था, आधा राज्य दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, जमाई बना लूंगा। बहुत लोग आए और फेल होकर के चले गए, एक दिन में ही उनकी छुट्टी करवा देते थे वो बच्चे। तो विष्णु शर्मा नाम का एक विद्वान आया और उसने कहा कि मैं इनको पढ़ाऊंगा। तो उसने पढ़ाना शुरू किया। तो कैसे पढ़ाना था? राजा के बच्चे थे, उन्हें राजनीति सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि राजाओं के विरुद्ध सब लोग दिन रात षड्यंत्र करते हैं। तो ये सब बात उन्हें सिखानी थी। कोई तुम्हें कैसे बुद्धू बनाने की कोशिश करेगा, तुम्हारा राज्य हड़पने की कोशिश करेगा, तुमको मार डालने की कोशिश करेगा,
और तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है और कैसे ऐसे लोगों पर काबू करना चाहिए, सारी राजनीति की बातें, जीवन की नीति की बातें सिखानी थी। परंतु पढ़ने के नाम से तो उनको चिढ़ थी, और वो राजा के बच्चे कोई अजूबे नहीं थे। पढ़ने के नाम पे हम सबको भी ऐसा ही थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ होता होगा ना। तो इसलिए जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको स्कूल नहीं बोलते हैं, कहां जा रहे हैं, नर्सरी में। काय के लिए? खेलने के लिए। बच्चे पिताजी कैसे ले जाते हैं कि चलो चलो बेटा नर्सरी में चलेंगे, काय के लिए? बहुत सारे फ्रेंड मिलेंगे, उनके साथ अच्छे अच्छे गेम खेलने को मिलेंगे, तो वे आराम से चले जाते हैं। उद्देश्य क्या है? पढ़ाने का। और लॉलीपॉप क्या दिखाते हैं? खेलने का। तो उसने, विष्णु शर्मा ने भी, बच्चों को कहानी सुनने का बहुत शौक, तो उसने बोला आओ बच्चे, हम तुम्हें आज एक कहानी सुनाएंगे। तो कहानी सुनने के नाम सब जने आकर के बैठ गए। वो झगड़ा होने लगा, मैं आगे बैठूंगा, वो कहता मैं आगे बैठूंगा। वो बैठे तो विष्णु शर्मा ने उनको एक कहानी सुनाई। मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, देखो सब लोग बड़े उत्सुकता से ये आशा हो गई, बंद गई कि अब कहानी सुनने को मिलेगी, परंतु वो कहानी मैं आज नहीं सुनाऊंगा। क्या? कब सुनाऊंगा? वक्त आने पर सुनाऊंगा। तो उसने क्या किया, एक कहानी सुनाई और उसमें बताया कि कैसे उस लोमड़ी ने जंगल के राजा शेर को अपने बस में कर लिया, बुद्धू बना करके अपने काम निकालने लगी। तो इस तरह से उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि इस तरह से जब तुम राजा बनोगे तो लोग तुमको बुद्धू बनाने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करके, तुम उनकी बातों में मत आना। और पूरी कहानी सुना करके उसने अंत में क्या कहा कि इस तरह से तुम वो लोमड़ी की बात में इस तरह मत आ जाना जैसे वो शेर आ गया था। कौन सा शेर, कब आ गया था और उस शेर का क्या हुआ था, ये बात कल बताऊंगा, ये बात कल बताऊंगा। अब वो बच्चे, आप लोग अभी 4 बजे क्लास होती, कितने बजे आए? एक एक करके आए ना, धीरे धीरे। वहां तो 4 बजे तो क्लास पैक हो गई, सब जने आकर के बैठ गए। क्यों? कि अगर वो कहानी का स्टार्टिंग छूट जाएगी तो मजा नहीं आएगा। एक एक वाक्य सुनने के लिए बच्चे इतने लालायित हो गए। और उसने फिर एक कहानी सुनाई, उसमें फिर एक नीति सिखा दी, और अंत में फिर एक क्लू छोड़ दिया कि तुम ऐसी बेवकूफी मत करना, और ऐसे लोगों से बचने के लिए वही उपाय करना जैसे फलाने बैल ने किया था। अच्छा, वो बैल क्या था, ये बात कल बताएं। क्या होगा अगले दिन, क्या होगा? बच्चे तो राजा ने देखा कमाल हो गया, ये बच्चे किसी के कंट्रोल में नहीं आते थे, और ये तो 4 बजने से पहले ही यहां पर पूरा हॉल पैक हो जाता है। उसने एक एक कहानी सुनाता गया और उसके माध्यम से एक एक नीति उन बच्चों को सिखा दी। वे बच्चे राजनीति में पारंगत हो गए और राजा ने जो करना था उसको किया, जमाई बना लिया और आधा राज्य दे दिया। तो एक बार तो वे बच्चे सबकी क्लास में आ जाते थे। जो भी टीचर राजा नियुक्त करता था उस सबकी क्लास में एक बार तो आ जाते थे, क्योंकि राजा उनको धकेल करके ऑर्डर दे करके भेज देता था। पर वो अगले दिन उनका आना तो दूर बात, वो पंडित जी नहीं आते थे पढ़ाने को, क्योंकि उनको एक दिन में वो ऐसा परेशान कर देते थे कि वो अपनी जान बचा के भाग जाते थे। तो एक बार आ जाना पर्याप्त नहीं है, जो एक बार आ गया वो रोज आता रहे। हमें अपनी पढ़ाने की शैली इस प्रकार की होनी चाहिए, समझ गए ना? तो इसलिए हम जो विषय वस्तु पढ़ाएंगे वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार से काम में आती है,
ये बात हमें उन्हें साथ में बतानी पड़ेगी, इस बात का उनको एहसास कराना पड़ेगा, तब उनको लगेगा अरे यार ये पाठशाला तो जो काम करने के लिए हम जिंदगी के 30 साल कॉलेज में पढ़ते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, यहाँ तो मुफ्त में 1 घंटे भर में सिखा देते हैं। और वो जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं ना, वो तो सिर्फ इस जीवन के लिए पढ़ाते हैं। कॉलेज की पढ़ाई हमें सिर्फ अगर कॉलेज की पढ़ाई हमें सुखी करती है तो, अगर करती है तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम कॉलेज में पढ़ेंगे तो इस जीवन में हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा धंधा व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अगर वो सुखी करती है तो वो तो सिर्फ इस जीवन में सुखी करती है। और ये जो काम है ये तो आत्मा को हमेशा के लिए परमात्मा बनाने का मार्ग बताती है। इस बात को हमें गहराई से उनके दिमाग में बिठाना होगा, तो फिर दौड़ दौड़ करके आएंगे। तो हमें कैसे अध्यापकों की जरूरत है? जो बालकों में वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें। देखिए इस मामले में क्या होता है कि ज्यादातर लोगों की मान्यता ये होती है कि नहीं नहीं साहब वो बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं ना, अरे उन्हें तो ये गॉड गिफ्ट है, उन्हें तो ये गॉड गिफ्ट है, हमें तो ऐसा, हम तो अच्छा नहीं करते। ये मान्यता बिल्कुल खोटी है, बिल्कुल सही नहीं है। जो व्यक्ति ये मानता है कि नहीं नहीं मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, मैं अपनी बात मम्मी को नहीं समझा पाता हूं, तो दुनिया को क्या समझाऊंगा। मम्मी दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति होता है, शिष्य होता, समझ लीजिए उसको। बच्चा है ना, बच्चा रोता है, बच्चे के पास तो एक ही टूल है, एक ही लैंग्वेज है, क्या? रोना। तो जब उसको भूख लगती है तब भी रोता है, जब प्यास लगती है तब भी रोता है, जब पेट दुखता है तब भी रोता है, जब नींद आती है तब भी रोता है, सर्दी लगती है तो रोता है, गर्मी लगती है तो रोता है। उसके पास में दूसरी कोई भाषा है नहीं। पर वो मम्मी कितनी समझदार होती है कि वो कब रो रहा है तो इसको, अभी रो रहा है तो इसको भूख लगी होगी, अभी रो रहा है तो इसको नींद आ रही होगी, अभी रो रहा है तो इसको जरूर पेट में दर्द हो रहा होगा, अभी रो रहा है तो इसको सर्दी लग रही होगी, समझ जाती है ना। मम्मी कितनी समझदार होती है। तो हमको लगे कि हम तो अपनी बात मम्मी को नहीं समझा पाते। देखो जब वो 2-4-6 महीने का बच्चा होता है ना, उसकी बात तो मम्मी बहुत अच्छी तरह समझ जाती है। पर जैसे ये 10-12-15 साल के होते हैं ना बच्चे, तब ये माथा पकड़ने लगते हैं, क्या करूं, मम्मी मेरी बात समझती नहीं है, पापा मेरी बात समझते नहीं है ना। ये समस्या होगी ना, आपको लगता होगा ना ऐसा, पता नहीं पापा को क्या हो गया, ये बात समझते ही नहीं है मेरी। मैं उनसे कहता हूं कि क्लब जाना कितना जरूरी है, जमाने के साथ कदम ताल करने के लिए, कदम से कदम मिलाने के चलने के लिए, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। पर पापा को बात ही समझ में नहीं आती है। ये सब आप लोगों की समस्या होगी, मैं जानता हूं, कोई बोले या न बोले। बताओगे सच्ची ईमानदारी से किस किस की समस्या है? हैं? हाथ खड़े करोगे? नहीं, सबके सामने मैं आपकी पोल नहीं खुलवाऊंगा। तो आपको अगर आप अपनी बात मम्मी पापा को नहीं समझा पाते हो तो दुनिया को कैसे समझाओगे? तो यहां पर अगर आपने 18 दिन तक पूरी मेहनत करके, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना नागा किए, बिना लेट आए ये कोर्स पूरा किया, तो 18 दिन में हम आपको इतना सक्षम बना देंगे कि चुटकी बजाते ही मम्मी पापा आपकी बात समझ जाएंगे। बोलो, करना है ये जादू? तो फिर रोज, मेरे पास तो कोई राजा है नहीं जो मुझे आधा राज दे देगा।
सचमुच ये काम कम्युनिकेशन स्किल बिल्टअप करने का काम है। अब यही चीज है, हम इसे कहेंगे कि वीतराग विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए आपको यहाँ आना है, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि वीतराग विज्ञान क्या होता है कि नहीं नहीं भगवान बनाने का मार्ग। अरे भगवान बनना किसको है? भगवान बन के करेंगे क्या? वहां जाकर के वेदी में हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं, एकदम बोरिंग लाइफ है ना, है ना। अभी हमें भगवान बनने की जल्दी नहीं है, तो फिर यहां आने की जरूरत नहीं है। तो आपको जब अपने बच्चों को आप ये कहोगे कि हम आपको कम्युनिकेशन स्किल बिल्टअप करेंगे और उससे आप अपनी बात अपने माता पिता को अच्छी तरह समझा पाएंगे, तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो मैं आप में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं क्या? झूठा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं? नहीं, झूठा नहीं, सही बात। ये बात सही है, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना अब ज्ञान के आदान प्रदान की ही प्रक्रिया है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे पास में जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो नो मैटर व्हाट, मैं आपको वीतराग विज्ञान पढ़ा रहा हूं या भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूं या रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूं, कम्युनिकेशन स्किल अगर हम में है तो हम जिस भी फील्ड में जाएंगे वहां सफल होंगे। आपको किसी को क्रिकेट की ट्रेनिंग देनी है, आप में कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप उसको क्रिकेट की ट्रेनिंग भी आप दे पाओगे। तो हम आपको सुबह जो पढ़ाने वाले हैं ना, वो तो वीतराग विज्ञान पढ़ाने वाले हैं, परंतु इवनिंग की इस क्लास में तो हम आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाने वाले हैं। तो ये क्लास तो आपको जीवन के किसी भी फील्ड में बहुत काम आएगी। आप आए हो, अभी आपकी उम्र 10-12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो लोग क्या बोलते हैं आपको? बच्चा बोलते हैं ना, बच्चा। जब आप बच्चे बने हुए यहां आए हो, जब यहां से जाओगे तो गुरु बन करके जाओगे। जब आप अपनी बात अपने माता पिता के सामने रखोगे, मित्रों के सामने रखोगे, तो वो आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे कि ये छुट्टी से पहले गया था तब तो कैसा लल्लू पंजू था, और ये कैसा स्मार्ट होकर के आया है, ये कौन सी गंगा में नहा करके आया है। उसे बता देना गंगा जी का पता, ठीक है ना। तो हम जो इन 18 दिनों में सीखेंगे वो कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे कि जो बात किसी को पता ही नहीं है उसका हम उसे ज्ञान करा देंगे। सिर्फ ज्ञान नहीं कराना है, अपन ने कल बात की थी ना कि ज्ञान कराना है, जो ज्ञान कराया उस बात को साबित करना है उसके सामने, उसे साबित भी हो गया, फिर वो कहेगा यार ठीक है आपने सिद्ध तो कर दिया, आप होशियार हो बातचीत करने में, आपने बातें बना करके हमको हमारा मुंह तो बंद कर दिया, परंतु हमें ये बात जचती नहीं है, तो आपको उसे जचानी है, उसको सामने वाले को अपनी बात में भरोसा पैदा करना है, और फिर उससे कहना कि देखो अब तो जच गई ना, समझ में आ गई ना, तो फिर चल कर फिर ये काम। जब तुझे समझ में आ गया, मैं कहूं कि बंबई जाओ ना, बंबई में बहुत कमाई है, धंधे के बहुत अच्छे स्कोप हैं, तो अरे क्या बात करते हो, ये बात पता नहीं थी, अच्छा मैंने कहा तो पता लग गई, अच्छा बंबई में कमाई के स्कोप है, पर ये बात समझ में नहीं आती। दुनिया में आजकल बहुत कंपटीशन है, बंबई में तो पॉपुलेशन बहुत है, बहुत कंपटीशन ऑलरेडी होगा, बहुत सारे लोग कमाने के लिए गए हैं, तो फिर मुझे वहां कौन पूछेगा, मेरे तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। तो फिर मैं उसका ज्ञान कराऊं कि जब सब लोग आए थे सब ऐसे ही थे, और किस तरह से स्टैंडिंग वहां पर हो सकती है, और मैं उसको साबित कर दूं कि वहां ऐसे ऐसे साधन हैं, आप जाओगे तो आपको रहने को टिकने को जगह मिल जाएगी, भोजन का इंतजाम हो जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, और फिर आप कोशिश करोगे। हर एक के लिए बंबई में स्कोप है। तो ये बात आपको बैठ गई। मैंने 100 एग्जाम्पल दे दिए कि वो आया था लोटा लेकर के और करोड़पति बन गया, वो आया था, तो आपको ये बात समझ में आ गई।
तो फिर अब बंबई जाने में कितनी देर करोगे? यार आपको समझ में आ गई, इससे आपका काम हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे? नहीं ना। अब जो बात समझ में आ गई उसको अप्लाई करनी पड़ेगी ना लाइफ में, तो उसको जीवन में उतार। ये 4 काम पूरे करने हैं आपको। बात बताना, उसको समझाना, स्वीकार कराना और आचरण में लाना, ये 4 काम हमें करने हैं। और ये काम करना आ गया तो चाहे हम इस लाइन में रहें चाहे दूसरी लाइन में जाएं, हम जीवन में अत्यंत सफल होंगे। क्यों होंगे? क्यों? क्योंकि आप दूसरों से बहुत बेहतर हैं। आप जहां भी जाएंगे, आप यहां पर कितने लोग हैं? 100-200 लोग हैं ना। तो पूरी दुनिया को तो ये तकनीक मालूम नहीं है, टेक्निक मालूम नहीं है, उन्होंने तो प्रशिक्षण लिया नहीं है। और आपके पास में ये टेक्निक है, तो वो लोग तो आपके सामने अनाड़ी हैं, तो आप तो उनके लीडर बन ही जाओगे ना, उन सब में अव्वल हो ही जाओगे ना। यहां तो फिर भी आप 100 में से 1 हो। जब अंतिम दिन रिजल्ट आएगा ना, तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, अरे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रैंक तो इन 100 के बीच में है। पर आप अपने गांव में जाओगे ना, आपके गांव से कितने लोग आए भाई यहां पर? अकेले ही आए हो और कोई नहीं? तो यहां पर तुम्हारा 100वां नंबर भी आएगा ना, 100 में अंतिम नंबर भी आएगा, तो भी अपने गांव में तो तुम्हारा नंबर पहला होगा। समझ में आ गई ना बात? इट मेक्स सेंस और नॉट? बहुत काम की चीज है। तो हमें ये काम सीखना है। आज हमें ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो बालकों में वीतराग विज्ञान के लिए जिज्ञासा उत्पन्न कर सके। तो मैंने तो अभी बताया कि दुनिया के सब क्षेत्रों में काम आएगी ये कला, परंतु हमें कहां काम लेनी है ये कला? हमें लोगों को दुनिया से विमुख करके वीतराग भगवान के मार्ग पर लगने के लिए इस कला का उपयोग करना है, क्योंकि यही हित की बात है, यही हमारे लिए हितकारी है। सिर्फ इस जीवन में नहीं, परंतु इस जीवन के बाद भी। ठीक है ना? दूसरी, उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें। हमें ये क्षमता हमें विकसित करनी है कि हम उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें। सामान्य क्यों? पूरा क्यों नहीं? हमारे पास तो सामान्य तत्व ज्ञान कराने की भी व्यवस्था है और पूरा तत्व ज्ञान करा देने की भी व्यवस्था है। वो एक पहले विज्ञापन आता था ना कि सस्ता चाहो तो हाजिर है 3 रुपए वाला, वैसे तो हरिसन बनाता है 40 रुपए का भी ताला। आता था ना। ये बात है 50 साल पुरानी। अब तो 40 रुपए में कुछ भी नहीं आता है, हरिसन के ताले की डिब्बी भी नहीं आएगी। तो हमें तो सामान्य तत्व ज्ञान कराने की भी हमारे पास व्यवस्था है वीतराग विज्ञान पाठशाला में। और अगर आपको एकदम कुंद कुंद भगवान के हृदय में बैठ करके उनकी बात समझनी है, तो हमारे पास तो उसकी भी व्यवस्था है, समझने की भी व्यवस्था है और समझाने की कला सीखने की भी व्यवस्था है। कहां है? इनमें से आप लोग आए होंगे ना महाविद्यालय में भर्ती होने के लिए। कौन लोग आए हैं? हाथ खड़े करें। हाँ, ये देखो सारे महाविद्यालय। बैठो। तो फिर ये क्लास तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। आपका टारगेट तो बहुत बड़ा है। आप तो जब महाविद्यालय में प्रवेश लेकर के 5 वर्ष पढ़ करके जब शास्त्री बन करके निकलेंगे, तो मालूम क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे? भगवान महावीर का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। क्या उपकार है? उनने क्या किया? सड़कें बनवाई, रोजगार दिया, बांध बनवाए, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, अस्पताल खोले। कुछ भी तो किया नहीं, फिर काय का उपकार है? फिर काय को उनके चरणों में लौटते हो? क्या किया उनने? ये बोल रहे हैं उपदेश दिया। फिर गौतम गंधर्व ने क्या किया? उनने भी उपदेश दिया। फिर कुंद कुंद आचार्य ने क्या किया?
उनने भी उपदेश दिया। और आप शास्त्री करोगे तो फिर क्या करोगे? उपदेश दोगे ना, उपदेश ही तो दोगे। तो अब समझ में आया ये शास्त्री बनना कितना महान काम है। ये शास्त्री बनकर के आप वो काम करोगे जो काम भगवान महावीर ने किया, जो काम गौतम गणधर ने किया, जो काम आचार्य कुंद कुंद ने किया। और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी विद्वानों की परंपरा है, उन लोगों ने जो काम किया है वो काम करोगे आप। बोलो करना है शास्त्री की नहीं करना है? तो वो उसके लिए तो आपको जयपुर आना पड़ेगा 5 साल के लिए। परंतु ये सामान्य तत्व ज्ञान कराने की जो क्वालिफिकेशन है ना, अथॉरिटी, वो तो हम आपको 18 दिन में दे देंगे। ठीक है ना? तो उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें और सदाचार से युक्त नैतिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करें। बच्चा पाठशाला में आएगा तो उसे आप क्या उपदेश दोगे? उसको कि कल से दीक्षा लेकर के नग्न दिगंबर साधु हो जाए, ये काम नहीं करना है। क्या ब्रह्मचर्य व्रत ले ले, ये बात नहीं करनी है। अनुव्रत धारण कर ले, ये बात नहीं करनी है। तो ये काम करवाना नहीं है क्या? करवाना है। अंत में तो इसी मार्ग पर ले जाना है, पर आज नहीं, अभी नहीं। परंतु अब वो आपकी कक्षा में आए बच्चा और डोलता हुआ आए, क्या उसके हाथ पांव हरि कीर्तन कर रहे हो तो कैसा रहेगा? तो सामान्य सदाचार तो होना चाहिए। वो आपकी बात सुनने की मानसिक तैयारी में होना चाहिए। नहीं तो अगर वो आएगा ना डोलता हुआ, तो वो आपकी सुनने की तैयारी में नहीं आएगा। वो आपको सुनाएगा और सारी दुनिया को सुनाएगा। यहां बैठ करके उसका शुरू हो जाएगा तो मेरा बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी तो उसको इतना सामान्य सदाचार हो कि एक सामान्य श्रावक के जीवन में जैसा शुद्ध आचरण विचार हो, वो उसको होना चाहिए। अगर वो झूठ बोलता हो, चोरी करने की उसकी आदत हो, छेड़छाड़ करता हो, तो चलेगा आपकी कक्षा में? न्यूसेंस पैदा करेगा। तो आपके यहां आए, वो सात्विक भोजन करे, उसकी वृत्तियां सात्विक हों, एक सामान्य बच्चा हो, इतना हम उसको उपदेश दें कि अगर ऐसा ना हो कोई, तो उसके इस बात की इंपॉर्टेंस बताएं कि देख ये बच्चा है, इसके बारे में सब लोग ये मानते हैं ये जो बोलेगा सच बोलेगा। तो ये एक बार में एक बात बोलता है और सब लोग मान लेते हैं। अब तुझे अपनी बात लोगों को मनवानी है तो तुझे कितना 10 बार गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाना पड़ता है, प्लीज सुनो, मानो, मैं सही कह रहा हूं, बात मानो। फिर भी कोई मेरी बात नहीं मानता है। तो तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा बनना है तुम्हें कि तुम अपनी बात कहते रहो और कोई सुने ही नहीं, माने ही नहीं? या ऐसा बनना कि एक शब्द आपके मुंह से निकले तो लोग उसको झेल लेवे? ऐसा बनना है ना? तो आपको सत्यवादी बनना पड़ेगा। अच्छा, आप किसी के घर में गए और उसको बाथरूम जाना है, तो पहले वो आप ड्राइंग रूम में बैठे हो ना, तो पहले अलमारी का ताला लगाए, सब चीजों का वो सुरक्षा का इंतजाम करे, तब बाथरूम में जाए। ऐसा बनना है आपको? या क्या बनना है कि वो आपका सम्मान करे? तो फिर आपको ये बात की अपने जीवन में चोरी नहीं करने की आदत डालनी पड़ेगी और ये छवि अपनी बनानी पड़ेगी कि बहुत ईमानदार आदमी चोरी करने वाला नहीं है, तो समाज में इज्जत मिलेगी ना। तो ये अच्छा, आप आ रहे थे ललितपुर अपने गांव से, तो आपके पड़ोसी की वो भी अपनी बेटी को भेजना था,
तो 2 हैं, अरे उसके साथ। और दूसरा सारा गांव आपसे कहे कि हमारी बेटी को भी ले जाओ, हमारी बहन को भी ले जाओ, कौन सी इज्जत चाहिए आप? अपना आचरण शुद्ध और पवित्र होगा तो सारी दुनिया हमारा सम्मान करेगी, विश्वास करेगी, और वो हमें विश्वास करेगी। ये अनुभूति हमें अपने आप में एक गरिमा और सुख पे होगी, और हमें लगे कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता, सब लोग मुझे झूठा, चोर, मक्कार, उचक्का, बेईमान समझते हैं। इसमें आत्मग्लानि होती है कि नहीं? मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसको मान चाहिए। तो अगर आपको भी सोसाइटी में, समाज में मान चाहिए तो अपने जीवन में सदाचार लाना पड़ेगा, और सदाचार लाएंगे तो आप इस सभा सोसाइटी में बैठने के लायक बन पाएंगे। तो बस सामान्य सदाचार पैदा करने की, और फिर आप पहले दिन से उसको आपकी पाठशाला में आया और दुनिया भर की प्रतिज्ञाएं दिलाना शुरू करो तो वो मैदान छोड़ करके भाग जाएगा। होना तो यही है, होना तो यही है। आज नहीं, 6 महीने उसे पढ़ने दो, वो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब छोड़ देगा, सारे सदाचरण ग्रहण कर लेगा और सारे अनैतिक आचरण छोड़ देगा। ये बात कह करके करवाने की चीज नहीं है, उसके अंदर वो पात्रता पैदा करने की चीज है। हम जो तत्व ज्ञान उसे सिखाएंगे उससे उसके अंदर वो पात्रता पैदा होगी। जब हम उसको बताएंगे पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। जब पुण्य उदय में आता है तो संसार में अनुकूलता मिलती है, जब पाप उदय में आता है तो संसार में प्रतिकूलता मिलती है। और अगर आप अच्छे काम करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, मंदिर जाएंगे, देव दर्शन करेंगे तो पुण्य का बंध होता है, और अगर अनैतिक काम करते हैं तो पाप का बंध होता है। तो जिन्हें ये सब चाहिए वो अपने आप ही पुण्य का आचरण करेंगे ना, पाप का आचरण नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पाप का फल भोगना नहीं है। तो ये काम अपने आप अंदर से आएगा। देखो, एक बच्चे से कितना कहो कि तू ठंडा पानी मत पी, बर्फ मत खा, ये नुकसान करता, तबीयत खराब होती है, वो बच्चा नहीं मानेगा क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है। परंतु उसने बर्फ का गोला मुंह में रखा और खांसी आई, बर्फ का गोला मुंह में रखा और खांसी आई, 3 दफे ऐसा होगा तो चौथी दफे वो अपने आप ही बर्फ का गोला नहीं खाएगा। तो हमें उसको ऑर्डर देकर के कोई बात छुड़ानी नहीं है, हमें उसके अंदर समझ विकसित करनी है। और जब वो समझ जाएगा तो अपने आप ही अपने जीवन में सदाचार का पालन करेगा। तो हमें, हमारा अभी इस कक्षा का सीमित उद्देश्य इतना है कि हमें बच्चों के को जीवन में सदाचारी बनाना है और उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान कराना है और तत्व ज्ञान को समझने की जिज्ञासा जागृत करनी है। इतना करने की योग्यता अगर हम में विकसित हो गई तो हमारा ये 18 दिन का जो प्रयत्न है वो सफल हो जाएगा। अब ये काम हम करेंगे कैसे, थोड़ी चर्चा हम इस बात की करते हैं। हमें क्या करना है? पढ़ना पढ़ाने का काम करना है। अब आजकल तो आप सब लोग बहुत समझदार हैं। अगर कोई बिजनेस करना हो, कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं ना, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमारा टारगेट क्या है तो उसकी चर्चा तो हमने कर ली। हमारा टारगेट सामान्य तत्व ज्ञान कराना है, वीतराग ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत करना है और सदाचार से युक्त नैतिक जीवन बिताने की प्रेरणा देना है। अब उस बिजनेस को करने के लिए हमें क्या क्या साधन चाहिए, हमें क्या क्या करना होगा, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट होता है ना। इसके लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट, ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें ये जो तत्व ज्ञान कराना है इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या प्रयत्न करने होंगे। यहां से अटा मंदिर तक की रोज दौड़ लगाएं
तो हो जाएगा ये काम? नहीं, ये दौड़ लगाने का काम नहीं है। अगर आपको क्रिकेट के लिए फिटनेस करनी है तो वो दौड़ लगाना सार्थक हो सकता है, परंतु ये पढ़ने पढ़ाने का काम करना है तो क्या करना होगा? तो ये शिक्षण में 3 फैक्टर हैं। एक पढ़ने वाला चाहिए, एक पढ़ाने वाला चाहिए। आपको अगर एक कपड़े की दुकान खोलनी है तो ये तो सुनिश्चित करना पड़ेगा ना कि ललितपुर के बाजार में कपड़े की डिमांड है कि नहीं। अगर हमने कपड़े की दुकान खोल ली और ललितपुर के बाजार में कपड़े की डिमांड ही ना हुई, पंजाब में जाकर के अगर वो हेयर कटिंग सैलून खोलेगा तो क्या होगा? है, पंजाब में जाकर के हेयर कटिंग सैलून खोलेगा तो क्या होगा? चलेगा क्या? नहीं ना। तो पहले हमें देखना पड़ेगा ना कि इसका मार्केट यहां पर है कि नहीं, हमें जो काम करना है उसकी डिमांड है कि नहीं। तो हमें पढ़ाने का काम करना है तो ये देखना पड़ेगा कि पढ़ने वाले लोग उपलब्ध हैं कि नहीं। बेटा इतनी अच्छी बात चल रही फिर भी तुमको नींद क्यों आ रही? तुमको हाँ, आंखें मिचमिचा रही हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूं, मैं गला फाड़ रहा हूं सिर्फ तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए, और तुम रिएक्शन भी बराबर दे रहे हो परंतु फिर भी आंखें डबडबा रही हैं। तो शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। एक इसमें पढ़ाने वाला चाहिए, एक पढ़ने वाला चाहिए, और एक बोलो जरा, हाँ, विषय चाहिए। वो तो मुझे तो सुनाई दे रहा है परंतु सबको भी सुनाई दे ना, इसलिए ठीक है। एक विषय चाहिए, जो विषय हम पढ़ाएंगे, विषय वस्तु, त्रिमुखी प्रक्रिया है। तब हमारा ये पढ़ने वाले भी तैयार हैं, पढ़ाने वाले भी तैयार हैं, पर क्या विषय पढ़ाना है वही नहीं है हमारे पास में, तो पढ़ाने का काम संपन्न नहीं होगा। पढ़ाने वाले तैयार हैं, विषय तैयार है, जैसे हम लोग हैं, पर अगर यहां कोई पढ़ने ही नहीं आए तो भी बेकार है। और अगर ज्ञान भी एक तरफ रखा है और पढ़ने वाले लोग भी मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं कि कोई पढ़ाने को मिले, परंतु हमारी इच्छा नहीं हुई जयपुर से आकर के यहां शिविर लगाने की, तो क्या होगा? तो 3 चीजें होनी जरूरी है। एक पढ़ने वाला चाहिए, एक पढ़ाने वाला चाहिए, और एक वो विषय वस्तु चाहिए, सामग्री चाहिए जो पढ़ाया जाना है। तो ये कहां लिखा दी? ये जो आपको मिली ना प्रशिक्षण निर्देशिका, इसका निकालो, पेज नंबर है 7। अभी एक काम करना, जितना अपन आगे पढ़े उससे आगे का आप पढ़ करके आना। तो अभी जितना ये मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं पढ़ाने की जगह मैं सीधा आपसे सीधा पूछूंगा शिक्षण क्या है, तो आपको बताना है। जब आपने बता दिया कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो ये जो मैं 15 मिनट तक मैंने गला फाड़ फाड़ करके बोला, उसकी जरूरत ही खत्म हो गई। जब आपको पहले ही पता है तो अपना काम कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये काम अपने को 2 साल का काम 18 दिन में करना है, तो इसी तरह से करना पड़ेगा ना। तो आप आगे का पढ़ करके आना रोज, ठीक है ना। तो शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसमें 3 लोग चाहिए, एक पढ़ने वाला, एक पढ़ाने वाला और एक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। उसके 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, छात्र और विषय। इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना, उसका नाम शिक्षण है। अच्छा, पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, पढ़ाने वाला शिक्षक मौजूद है, और ये पढ़ने की जो सामग्री है ये भी मौजूद है, ठीक है ना। तो शिक्षण का काम हो जाएगा क्या? बताओ, हो जाएगा ना? खड़े हो, माइक दो भाई। हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे दिए हैं कि शिक्षण की एक शिक्षक चाहिए, एक छात्र चाहिए और विषय वस्तु चाहिए। देखो, हाँ, तो यहाँ पर तीनों चीज मौजूद हैं।
छात्र भी मौजूद है, शिक्षक भी मौजूद है और और विषय वो वस्तु। विषय वस्तु भी मौजूद है। अब मैं आराम से यहाँ करके आप पढ़ाना पड़ेगा उसको। सामग्री उपलब्ध होने से काम नहीं होता है, कुछ करना पड़ता। वो कुमार विश्वास है ना, सुना है कुमार विश्वास? नहीं सुना? YouTube में उसके बहुत है, कवि है, कविता करता है, राम कथा करता है। उसका एक फेमस डायलॉग है, करने से होता है। और वो ये डायलॉग बोलता है रामदेव जी के नाम से। रामदेव जी कहते हैं कि करने से होता है, बिना किए नहीं होता। अपना जैन सिद्धांत अलग है। ये एक बैठ जाओ। तो शिक्षक मौजूद है, विद्यार्थी मौजूद है और ज्ञान मौजूद है। इतने मात्र से शिक्षा का काम नहीं होता है। इन तीनों के बीच में संबंध बोलिए क्या बोलना है? माइक देना। शिक्षक भी मौजूद है, पढ़ने वाला भी मौजूद है, पढ़ाने वाला भी मौजूद है, विषय सामग्री भी मौजूद है। लेकिन जब उसको देना है ना, तो वो जो शिक्षक दे रहा है वो मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे की मानसिकता को समझे, रोचक तरीके से उसको प्रस्तुत करे और उस पर नजर रखे कि ये उसको झेल भी रहा है कि नहीं झेल रहा है, और स्पष्टवादी हो, इतने अच्छे तरीके से देखे सामने वाले को उसकी भाषा भी समझ आए बहुत बढ़िया। और इस सरलता से हर चीज को प्रस्तुत कर दे, और ये भी जाने कि इसका ज्ञान कितने छोटा है और ये कितना झेल पाएगा। बराबर, बहुत अच्छा। बैठिए। ये जो आपने इतनी सारी बात बताई ना, इसको अगर अपन कंक्लूड करें एक सेंटेंस में तो कह सकते हैं कि करने से होता है। ठीक है ना? कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, इंटरेस्टिंग ढंग से प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना, तो करने से होता है। सब कुछ होने से कुछ नहीं होगा। आपकी किचन में सब कुछ है, आटा, दाल, चावल, पानी, तेल, घी, मसाले, सब कुछ है, तो खाना तैयार नहीं हो जाता है, करने से होता है। ठीक है ना? ये देखो, ये मैं बता रहा हूं एक डायलॉग बाजी, परंतु ये अपने जैन दर्शन में ये बात होता स्वयं जगत परिणाम, अपने यहां तो ये बात है, होता स्वयं जगत परिणाम, कोई कुछ करता धरता नहीं है। तो इसको जो मैं जिस अपेक्षा से कह रहा हूं सिर्फ उतनी अपेक्षा से समझना। तो शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जहां शिक्षक चाहिए, छात्र चाहिए और विषय वस्तु चाहिए। परंतु इतना होने मात्र से काम नहीं होता है, उन तीनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने से काम होता है। देखो एक बात बताता हूं आपको। दादा थे ना डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल, तो उनके बारे में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है और दुनिया भर के गुणगान हो रहे हैं। तो ठीक है, वो विद्वान थे, पर वो अकेले ही थे क्या विद्वान? देखो, शास्त्र जिनवाणी तो सबके पास वैसी की वैसी है मौजूद, और विद्वान भी अकेले नहीं थे। वे 19, 20, 21 का फर्क सब जगह हो सकता है, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा, कोई, परंतु विद्वान भी बहुत थे। परंतु ये सारी प्रभावना सिर्फ उनसे ही क्यों हुई, और लोगों से क्यों नहीं हुई? ज्ञान भी मौजूद था, उनमें विद्वत्ता भी मौजूद थी, और दुनिया में सुनने वाले लोग भी थे। अगर नहीं होते तो वे किसको सुनाते? उन्होंने सुनाया तो कोई सुनने वाला था ना। परंतु ये सब होना पर्याप्त नहीं था। उन्होंने दिन रात भाग दौड़ करके सारा तो देश विदेश नाप डाला। इस 80 वर्ष की उम्र में भी उनको वो थकान नहीं चढ़ती थी, हमको तो चढ़ती है, परंतु और दिन रात लिखना पढ़ना। तो उनके पास जो ज्ञान था उसका उन्होंने उपयोग किया तो काम हुआ। जिन लोगों ने नहीं किया, ज्ञान तो उनके पास भी था,
सुनने वाले लोग थे, जिनवाणी थी और वे जिनवाणी के ज्ञाता थे, परंतु उन्होंने किया नहीं तो हुआ नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? इन तीनों के बीच में एक संपर्क स्थापित करना है, श्रोता, वक्ता और ज्ञान के बीच में। ठीक है, तो शिक्षण हो जाएगा। शिक्षक, छात्र और विषय, इन तीनों में संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। इस संबंध को स्थापित करने का पूरा दायित्व शिक्षक पर है। अब ये जो है, बच्चे हैं, शिक्षक उपलब्ध है, ज्ञान उपलब्ध है, और उन तीनों को हमें इकट्ठा करना है तो शिक्षा होगी। ये करने की जिम्मेदारी किसकी है? हु इज एक्टिव एंड हु इज पैसिव? सक्रिय कौन है और शांत कौन है इनमें से? शिक्षक। शिक्षक का काम है कि वो इन तीनों के बीच में स्थापित करे संबंध। तो वो देखे कि छात्रों की भूमिका क्या है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, उनको किस तरह से रुचि जागृत होती है, कौन से उदाहरण से बात समझ में आएगी, और उस बात को प्रस्तुत करे, तो ये काम संपन्न होगा। अगर शिक्षक की जगह छात्र सक्रिय हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर शिक्षक की जगह छात्र सक्रिय हो गए तो क्या होगा? वही होगा जो पंचतंत्र में हुआ था कि वो जो पढ़ाने आते थे वो सारे छात्र सक्रिय हो जाते थे, तो पंडित जी दुम दबा करके भाग जाते थे। अगर छात्र सक्रिय हुए तो क्या छात्र निष्क्रिय रहे? तो मैं क्या बुरा कर रहा था अगर मैं थोड़ा झपकी ले रहा था? भाई शिक्षक को सक्रिय होना चाहिए, छात्रों को निष्क्रिय होना चाहिए? नहीं, सक्रिय तो दोनों को होना है, पर शिक्षक को समझाने में सक्रिय होना है और छात्रों को समझने के लिए सक्रिय होना है, अटेंटिव होना है, ध्यान देना है। जब इन तीनों का सुमेल बैठेगा तो शिक्षण का काम होगा और अपना आज का काम हो गया। आगे चलो। अभी आपने लगभग 1.25 घंटे तक जो सुना उसका संक्षेप में भी आपको बता दूं कि उसमें मुख्य रूप से 4 बातें आई है। कौन कौन सी? कि एक तो हमारा जो मूल उद्देश्य है कि वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार, तो वो वीतराग विज्ञान का घर घर प्रचार प्रसार किसके माध्यम से हो सकता है? कि वो एकमात्र शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। तो शिक्षा का माध्यम शिक्षण है, तो शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए किस बात की आवश्यकता है? कि व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्यकुशलता। ये आपने पहले सुना ना, अभी सबसे प्रारंभ में ये बात आई थी कि किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्यकुशलता होना आवश्यक। तो तत्संबंधी वैज्ञानिक विधि से क्या अभिप्राय रहा, क्या आशय रहा? कि उस संबंधी जो व्यवस्थित विधि है, जो उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके बिना वो कार्य नहीं हो सकता है। उसका सिस्टमेटिक क्रमिक जो क्रम है, वो सारा का सारा ज्ञान उस अध्यापक को होना चाहिए। उसका नाम है तत्संबंधी व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य कुशलता। उस कार्य को करने संबंधी कुशलता होना चाहिए। जैसे रोटी बनाने का काम होता है ना आप लोगों के, तो रोटी बनाने के कार्य में कुशलता क्या है? कि रोटी बिल्कुल गोल बने और भारत का नक्शा बन जाए तो उसको रोटी बनाने की कार्य कुशलता कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें भी जिन कोमलवती बालकों में, जिन बुजुर्गों में,
जिन युवकों में हमें तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, हमें प्रथम तो उसकी व्यवस्थित विधि, पढ़ाने की विधि का ज्ञान होना चाहिए और उस संबंधी उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है वो ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात जो आपके आई थी कि वो आज हमें कैसे अध्यापकों की आवश्यकता है, आप लोग नोट कर लेना। कल आते ही आपसे 5 मिनट तक मैं इन संबंधी प्रश्न पूछूंगा, कम से कम 15-20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ ये बात कि आपको सारांश में वो बात बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य कुशलता का होना आवश्यक है। दूसरी बात, ऐसे शिक्षण कार्य को करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। तो वो शिक्षक किस प्रकार के होना चाहिए, तो वो शिक्षक की आवश्यकता कैसी होना चाहिए कि वो शिक्षक जो है सबसे प्रथम तो बालकों में तत्व ज्ञान करा सके, इतना उस शिक्षक के अंदर होना चाहिए। वो तत्व ज्ञान तो नहीं करावे और क्या नाम से जो है वो और दूसरी बातें करने लग जाए जगत की लौकिक, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी थोड़ा सा मैं आपको डाइवर्ट करता हूँ आपका ध्यान कि पंडित जी ने जो आपको भी बताया ना कि वो विष्णु शर्मा का, तो विष्णु शर्मा ने किस मनोवैज्ञानिक विधि से उन बालकों का माइंड का साफ उसको किया, उनके अंदर कैसे पढ़ने की रुचि उत्पन्न की और किस प्रकार से उनने राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति सबको समझ लिया खेल खेल में, कहानी के माध्यम से। तो ऐसी मनोवैज्ञानिक विधि होना चाहिए। तो हमें आज ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है। पहली बात कि वो सामान्य तत्व ज्ञान करा सके बच्चों को, और दूसरा क्या नाम से, दूसरा क्या है आपका, वीतराग विज्ञान का, हाँ, वीतराग ज्ञान का ज्ञान दे सके। और तीसरा सदाचार पूर्वक नैतिकता सही जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दे सके, प्रेरित दे सके। ये बात आपको होना चाहिए। अब अभी अंत में जो बात आई वो बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखना चाहिए कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण अर्थात शिक्षा का कार्य पढ़ाना। तो पढ़ाना कब संभव हो सकता है कि जब छात्र होंगे, शिक्षक होगा, विषय वस्तु होगी, ये तीनों अगर होंगे, तीनों में समन्वय होगा तो शिक्षण कार्य संपन्न हो सकता है। और अगर तीनों में संपन्न नहीं होगा, तीनों की एकता नहीं होगी तो शिक्षण कार्य नहीं होगा। आपके घरों पर वो होता है ना मटकी रखने का, क्या होता है, तिपाया, है ना। उस तिपाये की यदि एक टांग टूट जावे तो है, 2 ही टांग हो तो उसमें हम मटकी नहीं रख सकते हैं। ऐसे शिक्षक हो, छात्र हो और विषय वस्तु नहीं हो, क्या ज्ञान देना है, तो शिक्षण कार्य संपन्न हो जाएगा। अच्छा, विषय वस्तु भी हो, पुस्तकें भी हो और छात्र अध्यापक भी हो और छात्र नहीं हो तो किसको दिया जाए। मतलब कहने का मतलब तीनों की एकता, तीनों की समन्वयता का ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। वो अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु इन तीनों में समन्वय स्थापित कर सके, तब जाकर के उस पर आपका उम्र का अर्थात तो ज्ञान का अर्जन उसके हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अभी इसके बाद एक और बात आई कि अध्यापक को कैसा होना चाहिए। अभी तो ये बात कही थी कैसे अध्यापक की आवश्यकता है, ये ध्यान रखना। ये आपका परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है और कल मैं विशेष करके आपसे पूछूंगा, क्या बहुत ध्यान से नोट कर लेना इसको, कि आज हमें कैसे अध्यापकों की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी बात, एक कुशल अध्यापक में कैसे गुण होना चाहिए, क्या बात, दोनों में अंतर क्या है, कि आज हमें कैसे अध्यापक की आवश्यकता है और एक कुशल अध्यापक में कौन कौन से गुण होना चाहिए, इन दोनों में अंतर है ना। समझ में आया आपको। तो आज हमें कैसे अध्यापक की आवश्यकता है, बोलो। ये बात तो अभी जो अपन ने 3 बातें की ना, कि उसको जो है क्या नाम से वितरण ज्ञान के लिए ज्ञान करा सके, तो सामान्य तत्व ज्ञान करा सके, सदाचार पूर्वक नैतिकता जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दे सके। अब दूसरी बात कि उस कुशल अध्यापक में कौन कौन से गुण होना चाहिए, तो उस कुशल अध्यापक को जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। जो कल भी बात आ गई थी और आज भी मैं आपको इसको बात को दोबारा करूँ। ये 4 बातें आपको विशेष करके याद रखना। इन 4 बातें संबंधी 5-5 प्रश्न आप लोगों से यहाँ पूछे जाएंगे, कम से कम 20 प्रश्न, ये बता रहा हूँ मैं आपको।
ये 4 बातों में 5-5 प्रश्न बन करके 20 प्रश्न बनेंगे। तो वो आप सबको अपने घर पे जा करके, और रोटी जब खाती हो, गाय रोटी खाती है ना, घास खाती है, तो फिर बाद में जितना पेट भर जाता है उसके बाद तो क्या करती है, जुगाली करती है, उसको ऐसे करके उसको हजम करती है। ऐसे आप जो यहाँ पर सुने उसका जा करके चाहे रोटी खाओ, चाहे आप पढ़ो, चाहे कुछ भी करो, उसका विचार करो, उसका चिंतन करो, उसकी जुगाली करो, उसको लिख लो, तो आपके लिए जीवन में वो ज्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो ये 4 बातों में से अभी जो चौथी बात है कि कुशल अध्यापक में कौन कौन से गुण होना चाहिए, तो उसको सबसे पहली बात जागरूक होना चाहिए। जागरूक का मतलब वो आते हैं ना सिपाही रात को जब गश्त देते हैं, जागते रहो, सावधान रहो, तो ऐसे जागते रहना है। जागरूक का मतलब क्या, जागरूक का मतलब अपने विषय के प्रति जो ज्ञान हम अर्जन करने जा रहे हैं, जिसका ज्ञान गुरुजनों के द्वारा हमको दिया जा रहा है, उसके प्रति सजगता, उसके प्रति जागरूकता, हमारा उपयोग उसी के सन्मुख रहे, उसी संबंधी हमारा विचार चले, उस विषय के प्रति हमारा ध्येय बराबर बना रहे, इसका नाम है जागरूकता। अर्थात वो कक्षा में छात्र के रूप में बैठा हुआ है, उसको विद्या ग्रहण करना है, ये उसके दिमाग में बराबर रहेगी, इसी का नाम जागरूकता है। तो जागरूक और मननशील, जो विषय वस्तु उसको अपने गुरुजन के द्वारा बताई गई है, समझाई गई है, पढ़ाई गई है, उसका वो मनन करे, विचार करे कि वास्तव में ये जो बात आई है, यहाँ हिंसा में धर्म नहीं होता है, हिंसा से पाप होता है, अहिंसा ही परम धर्म है, तो ये क्यों है, कैसे है क्या, अब ये कल भी आपको पढ़ाएंगे सवेरी कक्षा में कि नमोकार मंत्र से सब पापों का नाश कैसे होता है और क्यों नहीं होता है, वो सारी बात आपको, तो ऐसा उस संबंधी विषय संबंधी उसका चिंतन चले, उसका नाम है मननशीलता। तो एक कुशल अध्यापक का दूसरा गुण कौन सा हुआ, मननशीलता। पहला गुण कौन सा हुआ, जागरूकता। तीसरा गुण कौन सा है, मनोवैज्ञानिक। अब मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या, हमको साइंटिस्ट बनना है, प्रयोगशाला स्थापित करना है, ये नहीं, ये तो हमको जब अध्यापक ने कक्षा में आकर के हमको प्रकरण बताया, अभी जब आप पाठ योजना आपको बताई जाएगी, पाठ पढ़ाने का आपको लेसन पाठ योजना बनाने के लिए कहा जाएगा, और जब कक्षा में आप पढ़ाएंगे तब उसमें आपको सबसे पहले बोर्ड के कार्य में ये बात बताई जाएगी कि कक्षा में हमको पहले सबसे पहले प्रकरण लिख देना चाहिए। वैसे आपकी पाठ योजना में जब कहीं दूसरी जगह बनाएंगे ना, आप दूसरी जगह पढ़ाने जाएंगे, तो वहाँ तो कक्षा का नाम, दिनांक, विषय, प्रकरण, ये सब लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ अभी मुख्य बात ये है कि वो प्रकरण, तो अध्यापक जी ने जो आपको प्रकरण लिखा है, अर्थात आज जिस विषय का ज्ञान वो आपको देना चाहते हैं, तो उस संबंधी आपका ध्यान, आपका मन चिंतन ये चले कि वास्तव में इसमें क्या क्या हो सकता है, इसका स्वरूप कैसा हो सकता है। तो ये अध्यापक को तो इस बात की पूरी निष्णात, अर्थात उसकी पूरी जानकारी, पूरा उसके प्रति उसको कमांड होना चाहिए। उससे संबंधित कोई भी छात्र कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है। अगर अध्यापक जी को उस समय तत्काल उसका उत्तर संभव नहीं हुआ, तो छात्रों के मन में क्या आएगा कि अध्यापक जी वही नहीं आता है तो हमको क्या पढ़ाएंगे। इसलिए उन अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से छात्र इंटेलिजेंट हैं, कौन से छात्र मंद बुद्धि वाले हैं, कौन से छात्र अधिक बुद्धि वाले हैं, और कौन से छात्र इसका उत्तर दे सकता है, कौन सा छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकता है। ये उसको सारी कक्षा के छात्रों का ज्ञान मनोवैज्ञानिकता से उसको होना चाहिए, और किस विधि से सद उसका आएगा। अभी कल आपको बताएंगे कि सरलता से कठिन की ओर, क्या नाम से जो है उदाहरण से सिद्धांत की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सारी बातें आपको बताइए। तो ये सारी बातों का पता होना, इसका नाम क्या नाम से मनोवैज्ञानिक होना है। तो आज हमने ये 4 बातें मुख्य रूप से समझी है। कौन कौन सी, एक तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए क्या होना चाहिए कि तत्संबंधी व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य कुशलता, एक बात है ना। दूसरी इनकी अलग अलग परिभाषा, इनके अलग अलग प्रश्न वो आपके बनेंगे। दूसरा, ये आज हमको कैसे अध्यापकों की आवश्यकता है। तीसरा, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, उससे आप क्या समझते हैं, और वो त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन क्या क्या है और उनकी कैसी भूमिका है। चौथी बात, आज हमको कुशल अध्यापकों में
कौन कौन से गुण होना चाहिए, ये सारी बातें आप अपने अभी नोटबुक जो आपको मिल गई ना, एक बात मैं और अभी बीच में मेरे को दिमाग में आ गई इसलिए बोलता हूँ मैं, आज तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आप सब लोगों को अपनी कक्षाओं में किट और पुस्तकें वगैरह दे दी गई है, तो कल मैं देखूंगा, हमारे अध्यापक भी देखेंगे, किसी को नहीं मिले तो ले ले, लेकिन मैं तो देखूंगा, जिसके पास नहीं होगी उसको उठा के कहेंगे कि आप जाइए और लेकर के आइए। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप सब लोग अपनी वो क्या नाम से ये निर्देशिका और सवेरे की कक्षा में अपने वो बाल बोध भाग 1, 2, 3 और अपनी नोटबुक और अपना पेन अवश्य साथ में लेकर के आवें। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अभी भी आप नोटबुक अपने साथ लाए हैं तो उस नोटबुक में ये आज की चारों बातें जो अभी मुख्य रूप से मैंने आपको बताई, आप उसको लिख लोगे और उसको जाके एक बार भी यदि आप अपने घर पे देख लोगे तो मैं सोचता हूँ कि कल आपको उत्तर देने में कोई दुविधा नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा आपसे एक मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि आप यहाँ पर बड़े मनोयोग से जो आपको बताया जा रहा है उसको सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और दूसरे दिन उत्तर देने में समर्थ बनेंगे। इस भावना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। ये कक्षा हम इस कारपेट को सुनाने के लिए नहीं लगा रहे हैं। आप लोग इस सेंट्रल लाइन से 1 फीट इधर, इस सेंट्रल लाइन से 1 फीट इधर, इतना गैप 2 फीट का गैप छोड़ करके बाकी यहाँ से बैठे सेंटर से। हमारे जब बोलते हैं तो हमारे व्यू में आप लोग होने चाहिए। क्या सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो विषय को और सरल करें, यदि ज़्यादा सरल हो रहा है तो उसको थोड़ा फास्ट आगे बढ़ा दें। सब देखना होता है, बड़ी कक्षा है, इसलिए सेंटर में बैठना सबको हमारे व्यू में रहना चाहिए। ठीक है, कल से सुबह से ध्यान रखना एकदम। वो यदि ऐसी कोई टेबल वेबल पड़ी है तो उसको हटा दीजिए, और यदि बहुत ज़्यादा ब्रॉडनेस आ रही है तो आप कुर्सियों को पीछे कर दीजिए, लेकिन ऐसे लंबाई में बैठना, चौड़ाई में नहीं। जो कल से ये बात ध्यान रखें। कल हमारा आपको पाठ जो सुबह की कक्षा के लिए पढ़ करके आना है वो है नमोकार महामंत्र, 4 मंगल और तीर्थंकर भगवान का। ये 3 पाठ हम लेंगे। यदि समय बचा तो देव दर्शन भी कवर करने की कोशिश करेंगे। 4 पाठ आप तैयार करके लाइए, ठीक है। कल शाम की कक्षा के लिए आपको पेज नंबर 12 तक का तैयारी करके आनी है, पढ़ करके आना है पूरा इसमें से शाम की कक्षा के लिए। तो वो सब आप पढ़ करके आए, तैयार करके आए। समझ में जो आ रहा है आपको उसके हिसाब से वो आपको इधर से बोलना पड़ेगा, बिगैर पढ़ाए। हम पढ़ाएंगे बाद में, पहले पूछेंगे। इसलिए आपके पास में इतनी तैयारी पहले से होनी चाहिए। आप लोगों की ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों के अल्फाबेटिकल लिस्ट, अल्फाबेटिकल नाम के साथ में लिस्ट लगा दी गई वहाँ पर कार्यालय के सामने। तो आप उधर जाएं। आपको यदि अपना रोल नंबर पता नहीं है तो वो देख लें। आपकी क्लास वाइज कौन सी क्लास कौन से रूम नंबर में लगेगी अभ्यास कक्षा, और उसके कौन अध्यापक होंगे वो भी लिस्ट उधर ही लगी होगी या लगा दी जाएगी। तो आप हर व्यक्ति को अपना रोल नंबर पता होना चाहिए। आज जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे नए लोग भी थे कि कौन किस क्लास में जाएगा। जो अध्यापक आपको पढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो आपको अभ्यास कराएं। यदि आप चाहे किस क्लास में बैठेंगे तो वो आपको अटेंड नहीं करेंगे ढंग से, आपसे नहीं पूछेंगे। जिसको वो पहचानते होंगे, जिसकी उनकी जिम्मेवारी, उसको पूछेंगे, तो आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अपना रोल नंबर देख लें। यदि उस लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया हो तो आप कार्यालय में अंदर जा करके अपना नाम लिखाएं। लिस्ट अल्फाबेटिकल है, इसलिए पूरा सब कुछ देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप यदि मयंक हैं तो एम पर देखना है आपको, और जारा है तो जेड पे देखना है।
अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट लगा दी है, रोल नंबर इधर उधर होंगे सब, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल है। एक दूसरी लिस्ट भी होगी जिसमें रोल नंबर वाइज होंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, अल्फ़ाबेटिकल से आप देख लीजिए। जिनके रोल नंबर जिनको पता नहीं है, जिनके नंबर नाम नहीं आए, वो भी कर लें, ताकि कल सुबह की क्लास के पहले उनका एनरोलमेंट हो जाए और उनको क्लास अलॉट हो जाए, उनकी परमानेंट वाली। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, उधर जाके देख लीजिए, तो इससे आपकी सारा एस्टेब्लिशमेंट एकदम परफेक्टली ऑल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग इससे विषय से जुड़े, तैयारी करें, तैयारी करके आएं और हमें अपना ज्ञान दें। धन्यवाद। मुझे थोड़ा सा दो बातें आपको विशेष रूप से कहना है। पहली बात तो ये कि आप सभी लोगों का एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नामांकन हो गया है, और आप लोगों को ये बात बता दूं कि कक्षा प्रारंभ होते ही आपके जो अभ्यास कक्षा के गुरुजन हैं वो आपकी अटेंडेंस वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन लड़का आया कौन नहीं आया। ये 18 दिन की उपस्थिति आपकी आंतरिक मूल्यांकन में है। यदि हाँ, वो आप अपने साथियों से पूछ ले, आपको अल्फाबेट से रोल नंबर भी बता देंगे, वो हमसे सब मदद ले सकते हैं, साहब मेरा रोल नंबर कहाँ है, कैसा है, कितना है। लेकिन आपको कक्षा में समय से आना है और उपस्थित रहना है। अगर आप बराबर उपस्थित रहेंगे तो आंतरिक मूल्यांकन जो आपका होगा उसके अंक आपके मुफ्त में मिल जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि आप लोग लेट आते हैं, क्या वो धीरे धीरे टपक रहे, तो उसमें आधा विषय तो आपका निकल जाएगा। तो इसमें नुकसान आपका है, हमारा कुछ नहीं। आपकी अनुपस्थिति भी लग गई और आप उस विषय से अपरिचित भी रह जाएंगे। इसलिए आपको कक्षा में समय पे आना है, अपने स्थान पर ही बैठना है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब भी कक्षा में प्रश्नोत्तर होवें, आपसे प्रश्न पूछा जावे तो जब पूछे तब बोले, जिससे पूछे वो बोले, जितना पूछे उतना ही बोले, अन्यथा बोलने का प्रयत्न ना करे। वैसे आपके गुरुजन आपके साथ रहेंगे, वो आपको माइक देंगे, लेकिन आप इन बातों का बराबर ध्यान रखेंगे तो कक्षा भी व्यवस्थित रहेगी, अनुशासित रहेगी और आप सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य संपन्न कर सकेंगे। और अभ्यास कक्षा में भी जहां निर्धारित है उन्हीं कक्षा में आप जाएं, क्योंकि आप दूसरी कक्षा में चले जाएंगे तो आपकी अनुपस्थिति वहां लग जाएगी। या तो उनको सूचना पूर्वक जाएं, जिनके अध्यापक है उनको सूचना देकर के जाएं। और बाल कक्षाएं के लिए साधर्मियों से डिमांड आई तो सुबह